नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हाँ, इस पूरी बातचीत की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर देखें। बिल्कुल, वहां आपको रोज के करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएंगे। आज 15 जनवरी 2026 है और हम यूपीएससी पर केंद्रित करंट अफेयर्स के अपने विश्लेषण के पहले भाग में हैं। और हो सकता है कि कुछ विषय जाने पहचाने लगें, तो वो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, आज हम देखेंगे कि कैसे 21वीं सदी की नई और पुरानी चुनौतियां, चाहे वो ईरान का दशकों पुराना राजनीतिक संकट हो या एआई जैसी भविष्य की तकनीक, हमारी मौजूदा व्यवस्थाओं को परख रही हैं। मतलब कि क्या हमारे नियम और सरकारें इस तेज बदलाव के लिए तैयार भी हैं? सही सवाल है। तो इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। ईरान से एक बार फिर बेचैन करने वाली खबरें आ रही हैं। दिसंबर 2025 से वहां नए सिरे से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये ईरानी पहेली या ईरानियन कनंड्रम आखिर है क्या? ये पहेली शब्द ईरान के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। असल में ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। चक्र मतलब एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 चीजें एक साथ होती हैं: भयानक आर्थिक संकट, सरकार की लेजिटिमेसी पर सवाल, और फिर बाहरी दबाव, खासकर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। अच्छा। होता यह है कि जब भी लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार अपनी पूरी ताकत से उसे दबा देती है। लेकिन जो असल वजह हैं, जैसे कमरतोड़ महंगाई या राजनीतिक आज़ादी की कमी, वो जस की तस बनी रहती हैं। तो असल में ये पहेली ये है कि वहां का सिस्टम एक प्रेशर कुकर की तरह है। सरकार विरोध प्रदर्शनों के सेफ्टी वाल्व को बार बार बंद तो कर देती है, लेकिन अंदर की गर्मी, यानी आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, हाँ, वो कभी कम नहीं करती। नतीजा ये होता है कि प्रेशर हर कुछ साल में फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिसंबर 2025 में भी यही हुआ। जब ईरानी रियाल की कीमत बुरी तरह गिरने लगी, तो तेहरान के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। और ये छोटी सी चिंगारी ही पूरे देश में फैल गई। देखते ही देखते, क्योंकि ये सिर्फ मुद्रा की अस्थिरता का मामला नहीं था, बल्कि सालों से दबे हुए गुस्से का इजहार था। इसकी जड़ें ईरान के इतिहास में बहुत गहरी हैं। जैसे 1953 का तख्ता पलट। हाँ, 1953 में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर प्रधानमंत्री मोसद्देक की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया, तब से वहां विदेशी हस्तक्षेप को लेकर एक गहरा शक पैदा हो गया। और फिर 1979 की इस्लामी क्रांति ने तो सब कुछ बदल ही दिया। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। ईरान में राष्ट्रपति और संसद के चुनाव भी होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि असली ताकत किसी और के पास है। तो फिर इन चुनावों का मतलब क्या है, अगर ये संकट बार बार लौटकर आ ही जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही ईरान की सत्ता संरचना की सबसे जटिल बात है। इसे ऐसे समझिए कि ईरान में 2 समानांतर सरकारें चलती हैं। 2 सरकारें? एक है चुनी हुई सरकार, जिसमें राष्ट्रपति और संसद मतलब मजलिस हैं, ये देश का रोजमर्रा का कामकाज देखते हैं। ठीक है। लेकिन असली ताकत है दूसरी संरचना के पास, जिसके शिखर पर हैं सर्वोच्च नेता, यानी सुप्रीम लीडर। सेना, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। अच्छा, तो मतलब चुनी हुई सरकार एक तरह से गाड़ी के ड्राइवर जैसी है, पर इंजन की चाबी और ब्रेक का कंट्रोल किसी और के पास है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए 2 बहुत शक्तिशाली संस्थाएं हैं। पहली है गार्जियन काउंसिल, जो एक तरह का सुपर संसद है। सुपर संसद? हाँ, ये तय करती है कि चुनाव कौन लड़ सकता है और संसद का बनाया कौन सा कानून लागू होगा। एक तरह का गेटकीपर। बिल्कुल। और दूसरी ओर शायद सबसे ताकतवर संस्था है IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कंट्रोल करती है। ये संस्थाएं मिलकर एक डीप स्टेट बनाती हैं, जो किसी भी बड़े सुधार को होने से रोकती हैं। समझ गई। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर से लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान के इस अंदरूनी संकट का हम पर, यानी भारत और बाकी दुनिया पर, क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत गहरा है। भारत के लिए 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, ऊर्जा सुरक्षा। तेल की कीमतें। हाँ, ईरान में जरा सी भी अस्थिरता से खाड़ी में तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और दूसरी चिंता? खाड़ी देशों में काम करने वाले लगभग 80 लाख भारतीय, उनकी सुरक्षा और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे यानी रेमिटेंसेस भारत के लिए बहुत अहम है। और तीसरी बात कनेक्टिविटी होगी शायद, चाबहार पोर्ट जैसी परियोजना है। बिल्कुल।
चाबहार जैसी परियोजनाएं जो हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने का रास्ता है, इस अस्थिरता के कारण खतरे में पड़ सकती हैं। और वैश्विक स्तर पर संकट अब सिर्फ सड़क पर होने वाला विरोध नहीं है, बल्कि ये ईरान के पूरे सिस्टम का एक स्ट्रेस टेस्ट है। ये तो हुई ईरान की बात। ईरान का संकट दिखाता है कि तेल जैसे भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण आज भी कितना अहम है। लेकिन एक नई तकनीक है जो चुपचाप हमारे सबसे कीमती संसाधनों, पानी और बिजली, पर एक अदृश्य बोझ डाल रही है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं? हाँ, भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, लेकिन AI की इस चमकदार दुनिया के पीछे एक स्याह हकीकत भी है। हाँ, और ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर बहुत कम बात होती है। AI का वर्चुअल वर्ल्ड हमारे ग्रह के सबसे बुनियादी भौतिक संसाधनों की कीमत पर बन रहा है। मतलब ये कि भारत सरकार इंडिया AI मिशन और भारत ज़ेन जैसे बड़े मॉडल्स को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इन सबको चलाने वाले डेटा सेंटर्स हमारे पानी और बिजली के स्रोतों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। आंकड़े तो वाकई होश उड़ाने वाले हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ChatGPT से सिर्फ 15-20 सवाल पूछने में मतलब आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। ये बिल्कुल सच है। ये पानी डेटा सेंटर्स को ठंडा करने में लगता है, और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। अच्छा। बड़े पैमाने पर देखें तो एक AI मॉडल को ट्रेन करने में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, वो 5 पेट्रोल कारों के पूरे जीवन काल के बराबर हो सकता है। 5 कारों के बराबर? ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे चिंताजनक बात भारत के संदर्भ में ये है कि हमारे लगभग 50% डेटा सेंटर बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में हैं, जो पहले से ही पानी की शदीद किल्लत से जूझ रहे हैं। मतलब AI की डिजिटल दुनिया हमारी जमीनी हकीकत को और सुखा रही है। ये तो वाकई चिंताजनक है। और किन किन तरीकों से AI पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है? मुख्य रूप से 5 तरीके हैं। पहला, जैसा हमने कहा, भारी बिजली की खपत। मुंबई जैसे शहरों में डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या के कारण कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा, पानी की गंभीर कमी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बेंगलोर की डेटा सेंटर हर साल 2.6 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप रे। तीसरा है कचरे का विस्फोट। AI के लिए इस्तेमाल होने वाले खास हार्डवेयर जैसे GPUs बहुत तेजी से पुराने हो जाते हैं, जिससे जहरीला कचरा बढ़ता है। हाँ। चौथा, ट्रेनिंग से कार्बन उत्सर्जन। और पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों का शरण। AI चिप्स बनाने के लिए कोबाल्ट और लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों और बहुत सारे शुद्ध पानी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ग्रीन AI सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये एक असली समाधान है या बस बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक ग्रीन वॉशिंग का तरीका है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मतलब क्या टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ AI खुद ब खुद एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो जाएगा, जैसे शुरुआती कंप्यूटरों के साथ हुआ था? देखिए, AI मॉडल समय के साथ ज्यादा कुशल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि AI का विकास और इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो एफिशिएंसी में होने वाले सुधार से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे आप एक ज्यादा माइलेज वाली कार खरीद लें, लेकिन उसे पहले से 4 गुना ज्यादा चलाने लगे। बिल्कुल। अंत में आपका कुल पेट्रोल खर्च पड़ेगा ही। इसलिए ग्रीन AI सिर्फ एक मार्केटिंग शब्द नहीं होना चाहिए, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो भारत इस दिशा में क्या कर रहा है? क्या हमारे पास कोई ठोस रणनीति है? वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने नियम बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत भी अब इस पर ध्यान दे रहा है। सरकार पर्यावरण प्रभाव आंकलन यानी EIA के दायरे में डेटा सेंटरों को लाने पर विचार कर रही है। इसका मतलब होगा कि कोई भी नया डेटा सेंटर बनाने से पहले उसके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य होगा। सही। इसके अलावा डेटा सेंटरों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि तकनीकी तरक्की हमारे ग्रह की कीमत पर न हो। तो ईरान के राजनीतिक शासन की परीक्षा से लेकर AI के तकनीकी शासन पर उठते सवालों तक हम एक पैटर्न देख सकते हैं। और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि हम एक राष्ट्र के प्रदर्शन को मापते कैसे हैं। यहीं पर एक नई पहल रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स प्रासंगिक हो जाती है। अच्छा, ये क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, JNU और IIM मुंबई के साथ मिलकर लॉन्च करने वाला है। यह एक वैश्विक रैंकिंग है जो देशों को इस आधार पर नहीं मापती कि उनकी GDP कितनी बड़ी है, बल्कि इस आधार पर कि वे एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के तौर पर कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। तो एक मेंस के उत्तर के लिए ये पारंपरिक सूचकांकों जैसे GDP या HDI से कैसे अलग है? यह एक बड़ा वैचारिक बदलाव है।
जीडीपी सिर्फ आर्थिक उत्पादन को मापता है, एचडीआई स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ता है, लेकिन आरएनआई एक नैतिक और जिम्मेदारी का ढांचा पेश करता है। इसके 3 स्तंभ है शायद। हाँ, पहला आंतरिक जिम्मेदारी, यानी सरकार अपने नागरिकों के लिए कितनी जिम्मेदार है। दूसरा पर्यावरणीय जिम्मेदारी, और तीसरा बाहरी जिम्मेदारी, यानी वैश्विक शांति और सहयोग में देश का क्या योगदान है। और जिम्मेदारी की बात करें तो चलिए जमीनी स्तर पर इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं, गुजरात का करुणा अभियान। हाँ, करुणा अभियान शासन, नीति और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन संगम है। ये जीएस पेपर 2, 3 और 4 तीनों के लिए एक शानदार केस स्टडी है। ये 2017 में शुरू हुआ था, है ना? हाँ, खास तौर पर उत्तरायण त्योहार के दौरान पतंग की डोर से घायल होने वाले पक्षियों को बचाने पर केंद्रित है। लेकिन ये सिर्फ एक पशु बचाव कार्यक्रम से ज्यादा कैसे है? एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसमें शासन के कौन से महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं? इसमें शासन के कई मॉडल दिखते हैं। पहला है सहयोगी शासन, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, जहां कई सरकारी विभाग और एनजीओज एक साथ मिलकर काम करते हैं। और नागरिक भागीदारी भी है। हाँ, नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, जिसमें 8,600 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होते हैं। और तीसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे 24x7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन। और सबसे महत्वपूर्ण ये GS4, मतलब नैतिकता के लिए एक उदाहरण है कि कैसे शासन में करुणा को एक मुख्य मूल्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सुशासन सिर्फ फाइलों और नियमों तक सीमित नहीं है। सही बात है। इन बड़े विचारों से हटकर चलिए अब कुछ ऐसे ठोस तथ्यों पर नजर डालते हैं जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं आईरीना की, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हाँ, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। सही। अगला है हवाना सिंड्रोम। ये काफी रहस्यमयी लगता है। हाँ, ये 2016 में क्यूबा में तैनात अमेरिकी राजनयिकों में देखे गए कुछ अजीब न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का नाम है, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना। हाँ, और इसकी सबसे प्रमुख थ्योरी ये है कि ये निर्देशित ऊर्जा हथियारों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के कारण हुआ। अच्छा, वो हथियार जो माइक्रोवेव या साउंड वेव जैसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प है। अब झारखंड के महापाषाणों की बात करते हैं। ये क्यों खास है? झारखंड इन प्राचीन पत्थर की संरचनाओं के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर टैग की मांग कर रहा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक जीवित परंपरा है। जीवित परंपरा मतलब दुनिया में ज्यादातर महापाषाण स्थल सिर्फ पुरातात्विक अवशेष है, लेकिन झारखंड में आज भी मुंडा और हो जैसे आदिवासी समुदाय अपने पूर्वजों की याद में इसी तरह के स्मारक पत्थर लगाते हैं। ये परंपरा हजारों सालों से बिना टूटे चली आ रही है। ये तो वाकई अद्वितीय है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैपिंग लोकेशन, शक्सगाम घाटी। ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं, कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसे चीन को सौंप दिया था। हाँ, एक सीमा समझौते के तहत। ये सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में स्थित है। हाल ही में ये खबरों में इसलिए है क्योंकि चीन अब इस क्षेत्र में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो सियाचिन में भारतीय सेना के लिए एक सीधा रणनीतिक खतरा है। बिल्कुल, और भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। तो आज हमने ईरान के जटिल राजनीतिक संकट से लेकर एआई के छिपे हुए पर्यावरणीय प्रभाव तक और जिम्मेदार शासन के नए पैमानों से लेकर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों तक कई परतों को खोला। हाँ, हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में हमारी मौजूदा प्रणालियां नई और पुरानी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। और यह हमें आज के अंतिम विचारणीय प्रश्न पर लाता है। जैसे जैसे तकनीक, मतलब एआई और भू राजनीति जैसे ईरान और शक्सगाम अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही हैं, हमारी शासन और नियामक प्रणालियां एक धीमी गति में फंसी हुई लगती हैं। तो सवाल यह है कि हम तेज बदलाव और धीमी गति के नियमन के बीच की इस खाई को कैसे पाट सकते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हमारा भविष्य इनोवेटिव होने के साथ साथ टिकाऊ और जिम्मेदार भी हो। एक बेहतरीन सवाल जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप कोई भी जरूरी विश्लेषण मिस ना करें। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, आज की चर्चा और दैनिक करंट अफेयर्स की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।